जय हिंद दोस्तों। 4 अक्टूबर सन 1957 को सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा सबसे पहले अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। इस सैटेलाइट का आकार एक गेंद के जैसा था, जिसका व्यास 58 cm और इसका द्रव्यमान बताया जाता है 83.6 kg था। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला यह सैटेलाइट पृथ्वी की एक पूर्ण परिक्रमा करने में मात्र 96.2 मिनट में सक्षम हुआ। इस सैटेलाइट में कुल 4 एंटीना लगे थे, जिसके द्वारा 20.005 और 40.002 मेगाहर्ट्ज के द्वारा सिग्नल दिया जाता था। विश्व भर के रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल देने वाला यह सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के नाम से जाना जाता है और बताया जाता है कि यह मात्र 21 दिनों में ही नष्ट हो गया था, क्योंकि 26 अक्टूबर 1957 को इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिसके कारण यह वायुमंडल में गिर गया था। इस सैटेलाइट को कजाकिस्तान के ट्यूटम से छोड़ा गया था और इसकी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद इसने अंतरिक्ष दौड़ को शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का एक हिस्सा बना दिया, क्योंकि जिस समय इस सैटेलाइट को छोड़ा गया था उस समय यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वार चल रहा था। और इस स्पुतनिक 1 ने एक अजनबी दुनिया की सैर के लिए मानव के दिलों में एक आग भड़का दिया और कहा जाता है कि स्पुतनिक 1 का अर्थ जीवन साथी या जीवन यात्रा होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सैटेलाइट के इतिहास के बारे में सब कुछ समझते हैं कि सैटेलाइट क्या है, इसे कैसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, यह कैसे कार्य करता है, इससे कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का नाम, फंक्शन क्या होता है, और सबसे मुख्य बात कि सैटेलाइट के ऊपर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं काम करता है। अक्सर यह सवाल दिमाग में आता है कि सैटेलाइट के ऊपर पृथ्वी का आकर्षण बल क्यों नहीं काम करता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Lift off normal. Here we have a majestic Tejas Chandrayaan-3 spacecraft. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर सैटेलाइट क्या है। देखिए, सैटेलाइट एक मानव निर्मित वस्तु होता है जिसे आमतौर पर किसी अंतरिक्ष यान के द्वारा किसी अंतरिक्ष के खगोलीय पिंड के कक्षाओं में रखा जाता है। इनका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे संचार रिले, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन, टेलीकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च और पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करने में। साथ ही साथ बाढ़, सूखा, जंगल में लगे आग और वनों की कटाई के निगरानी पर भी किया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट को सेना उपयोग, प्रारंभिक चेतावनी, सिग्नल इंटेलिजेंस और हथियार के डीलिंग के ऊपर भी निगरानी के लिए किया जाता है। पहले के ज़माने में जब कोई आदमी गलती करता था तो अक्सर लोग कहते थे कि डरो, भगवान ऊपर से देख रहा है, ऐसा काम मत करो। हालांकि यह कितना सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि आज के ज़माने में अगर कोई आदमी गलती करता है या कोई देश कुछ करता है तो उसके ऊपर सैटेलाइट की निगरानी जरूर है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आज के ज़माने में भगवान के अलावा सैटेलाइट भी हमारे ऊपर नज़र रख रहा है। अब हम समझते हैं कि सैटेलाइट की शुरुआत कैसे हुई। इसको समझने के लिए हमें न्यूटन्स कैनन बॉल यानी न्यूटन के तोप का गोला सिद्धांत नियम को समझना पड़ेगा। सन 1687 ईस्वी में विज्ञान के जाने माने महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक फिलोसफिया नेचुरलाइज प्रिंसिपिया मैथमेटिका में एक प्रयोग किया। इसमें इन्होंने एक ऊंचे पहाड़ से एक तोप के गोला को क्षैतिज रूप में छोड़ा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब इस तोप से गोला को फायर किया गया तो देखा गया कि इसकी स्पीड कम होने के कारण यह नज़दीक ही गिर गया। जब थोड़ी और स्पीड को बढ़ाया गया तो देखा गया कि और दूर गिरा, और थोड़ी स्पीड बढ़ाया गया तो देखा गया कि ये और दूर जाके गिरता है। और एक ऐसा समय आया जब तोप के गोले को लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्षैतिज रूप में छोड़ा गया तो पाया गया कि यह एक तरह से वृत्तीय पथ पर घूमना शुरू करता है। अगर इसके गति में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, कोई बाह्य बल कार्य न करे, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से यह गति करता ही रहेगा। इस सिद्धांत को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से जाना जाता है और इसी सिद्धांत से सभी सैटेलाइट को किसी न किसी प्लैनेट के कक्षा में उच्च गति के साथ छोड़ा जाता है। जब किसी सैटेलाइट को किसी रॉकेट के द्वारा किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में यानी कक्षा में छोड़ा जाता है तो जितनी स्पीड से रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ता है उतनी ही स्पीड से वह सैटेलाइट उस प्लैनेट के ऑर्बिट में परिक्रमा करने लगता है। और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको वृत्तीय पथ पर घूमने में मदद करती है, इसको बैलेंस प्रदान करती है। और यही कारण है कि कोई भी सैटेलाइट पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह पृथ्वी के नीचे खींचकर नहीं गिरता है।
अब बात करते हैं कि सैटेलाइट कितने टाइप्स के होते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, पहला नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा मानव निर्मित यानी कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वैसे उपग्रह होते हैं जिसे मानव ने नहीं बनाया है बल्कि ईश्वर ने, प्रकृति ने उसे बनाया हो। आप भी जियोग्राफी में क्लासों में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का एक सैटेलाइट यानी उपग्रह चंद्रमा को मनाया जाता है जो प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा मंगल जिसे मार्स कहा जाता है, इसके कुल 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है, यह सबसे बड़ा प्लैनेट भी है और इसके टोटल सैटेलाइट्स 88 हैं, जिसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट गैमीनेड का नाम आता है। शनि जिसे सैटर्न के नाम से जाना जाता है, इसके टोटल 66 सैटेलाइट हैं, जिसमें मुख्य नाम टाइटन का आता है। इसके अलावा अरुण, यूरेनस जिसके 27 सैटेलाइट्स हैं और वरुण, नेपच्यून जिसके 16 सैटेलाइट्स हैं। यहाँ पर हम इन नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक सैटेलाइट के मुख्यतः 7 हिस्से होते हैं। पहला हाउसिंग यानी कमांड, दूसरा कमांड एंड डाटा हैंडलिंग, तीसरा गाइडेंस एंड स्टेबलाइजेशन, चौथा थर्मल कंट्रोल, पांचवा ट्रांसपोंडर, छठा एंटीना और सातवां पावर सप्लाई। अब एक एक करके समझते हैं। हाउसिंग सैटेलाइट के सबसे बाहरी हिस्सा को कहते हैं जो अंतरिक्ष के वातावरण से सैटेलाइट को रक्षा करता है। इसके दूसरे भाग को कमांड एंड डाटा हैंडलिंग कहते हैं। इसके द्वारा सैटेलाइट में सभी प्रकार के कमांड्स को और डाटा को हैंडल किया जाता है। सैटेलाइट के तीसरे हिस्से को गाइडेंस एंड स्टेबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसका नाम ही है गाइडेंस, यानी किस चीज को यह गाइड करता होगा, सही से देख रेख करता होगा। यह सैटेलाइट को देखता है कि अपने ऑर्बिट में सही से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, अपने ऑर्बिट से इधर उधर भटके नहीं, इसकी गाइडेंस इसी हिस्से से की जाती है। साथ ही साथ यह दूसरे सैटेलाइट पर भी ध्यान देता है कि बाकी सभी सैटेलाइट जो घूम रहे हैं वो अपने ठीक ठाक ऑर्बिट में है या नहीं है। और सैटेलाइट के चौथे हिस्से को थर्मल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसका नाम ही है थर्मल, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, बैलेंस करना। सैटेलाइट में जितने भी टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है कि कहीं इसका टेम्परेचर खूब ज़्यादा बढ़ ना जाए, कहीं खूब ज़्यादा घट ना जाए, इसकी पूरी देख रेख जो है थर्मल कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो कमांड एंड डाटा हैंडलिंग है और उसी के जो नीचे रेड में दिख रहा है वही थर्मल कंट्रोल यूनिट है। और इस सैटेलाइट का सबसे जो मेन और 5वां पार्ट है उसे हम ट्रांसपोंडर के नाम से जानते हैं। किसी भी सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर एक बहुत ही मेन पार्ट होता है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जितने भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को छोड़ा जाता है वो सारे सिग्नल को यही ट्रांसपोंडर कैच करता है। जैसा कि पृथ्वी पर जगह जगह पर सैटेलाइट स्टेशन को बनाया जाता है और इन्हीं सैटेलाइट स्टेशन से सारे सैटेलाइट को कनेक्ट करके और उन्हें कंट्रोल करके रखा जाता है। पृथ्वी से जितने भी सिग्नल को सैटेलाइट के पास भेजा जाता है उन्हें हम अपलिंक सिग्नल के नाम से जानते हैं। और जब ट्रांसपोंडर इन्हें कैच करके, रिसीव करके, उन्हें पुनः फ्रीक्वेंसी में चेंज करके और उन्हें पुनः पृथ्वी के दूसरे सैटेलाइट स्टेशन के पास भेजता है, उन्हें हम डाउन लिंक सिग्नल के नाम से जानते हैं। और इन सभी सिग्नल को सैटेलाइट में लगे एंटीना के द्वारा रिसीव किया जाता है। जैसा कि आपको भी पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए, ठीक इसी तरह सैटेलाइट को इन सभी कार्य को करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए और वह एनर्जी इन्हें मिलती है इलेक्ट्रिक सप्लाई से। आजकल सभी सैटेलाइट में इलेक्ट्रिक सप्लाई की पूर्ति उनके विंग्स के रूप में लगे सोलर पैनल के द्वारा किया जाता है। ये सोलर पैनल डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और इन्हीं के द्वारा इन सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की पूर्ति हो पाती है। और आजकल तो थोड़ी टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, जिससे कारण आजकल के सैटेलाइटों में रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RGT का प्रयोग किया जाता है। इसे हम परमाणु बैटरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है। इसमें हम खास करके वैसे एलिमेंट को रखते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और उनसे जो हीट निकलता है रिएक्शन के बाद से, उस हीट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करके और सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर दी जाती है। एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए अलग अलग रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें कुछ का नाम आता है, जैसे NSLV यानी नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। जैसा कि इसमें पहला का नाम ही है NSLV यानी नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर के द्वारा 5 से 10 kg के वजन वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है।
अब आपको सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर 5 से 10 केजी का सैटेलाइट, इतना हल्का सैटेलाइट क्यों कोई बनाता होगा। आप शायद नाम सुने होंगे एलोन मस्क का। यह हर कुछ महीनों में छोटे छोटे स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। इनका टारगेट है कि पूरी दुनिया को ये इंटरनेट सेवा प्रदान करना चाहते हैं और इन्हीं के सैटेलाइट को हम लोग NSLV सैटेलाइट के द्वारा छोड़ते हैं। और इसी NSLV का थोड़ा सा बड़ा रूप आता है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसा कि आप नाम कंपेयर कर सकते हैं, NSLV यानी नैनो यानी जो छोटे वजन वाले सैटेलाइट को ऊपर भेजता है, और जो सब थोड़े ज्यादा द्रव्यमान वाले होते हैं, थोड़ा सा बड़े, उन्हें SSLV लॉन्चर के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और इसके तीसरे बड़े रूप को हम लोग PSLV के नाम से जानते हैं यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हम लोग 1200 केजी तक के सैटेलाइट को पृथ्वी से लगभग 900 किलोमीटर ऊंचाई तक लॉन्च कर सकते हैं। इसी रॉकेट लॉन्चर के द्वारा चंद्रयान 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। और सबसे हेवी पावरफुल जो रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम है GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हम लोग 2500 केजी से लेकर 5000 केजी द्रव्यमान वाले सैटेलाइट को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक भेज सकते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि चंद्रयान 2 को इसी GSLV लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब बात यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर की हो ही रही है, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक रॉकेट लॉन्चर के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। एक रॉकेट लॉन्चर के मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। पहला स्ट्रक्चरल सिस्टम, दूसरा पेलोड सिस्टम, तीसरा गाइडेंस सिस्टम और चौथा प्रोपल्सन सिस्टम। रॉकेट लॉन्चर के सबसे बाहरी फ्रेम को हम लोग स्ट्रक्चरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो मजबूत एल्युमिनियम या टाइटेनियम मेटल से बना होता है और उड़ान के समय ये अनबैलेंस न हो पाए, इसीलिए इसके निचले हिस्से में कुछ विंग्स का निर्माण किया जाता है। रॉकेट लॉन्चर के जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है, इसे हम पेलोड सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो आगे वाला आपको फ्रंट वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे हम पेलोड कहते हैं। और चूंकि ये बक्से के समान होता है, अंदर से हॉलो यानी खोखला होता है, और इसीलिए इसमें सारे सैटेलाइट को रख करके अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। और जैसे ही यह किसी प्लैनेट के ऑर्बिट तक नजदीक जाता है, तो यह बॉक्स खुल करके सेपरेट हो जाता है और इससे सैटेलाइट निकल करके अपने ऑर्बिट में निर्धारित स्पीड से चले जाता है। रॉकेट लॉन्चर के तीसरे हिस्से को हम लोग गाइडेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है गाइडेंस, यानी किसी चीज को गाइड करना, रॉकेट को सही से रास्ता दिखाना कि किस पथ पर कहाँ पे उसको जाना है, कैसे एंगल पे घूम करके किस ऑर्बिट तक जाना है, इन सारे रास्ता को दिखाने वाला यानी पथ प्रदर्शक के रूप में गाइडेंस सिस्टम ही काम करता है। इसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं, कुछ कंप्यूटर रडार्स होते हैं, जिसकी मदद से रॉकेट अपने निर्धारित पथ पर चल करके और किसी प्लैनेट के ऑर्बिट तक पहुंचता है और वहां पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और इस रॉकेट लॉन्चर के सबसे आखिरी हिस्सा और जो मेन होता है, उसे हम प्रोपल्सन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसे हम मेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉकेट को नीचे से उड़ा करके और प्लैनेट के ऑर्बिट तक ले जाने वाला जो फ्यूल सिस्टम होता है, इसी को हम लोग प्रोपल्सन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से फ्यूल टैंक ही आता है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड फ्यूल के रूप में HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइल का प्रयोग किया जाता है और लिक्विड फ्यूल के रूप में UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोक्सिन का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जिसका टेम्परेचर क्रमशः -253 डिग्री सेल्सियस से -183 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसी तेल को गर्म होने से बचाने के लिए टैंक के ऊपर एक इंसुलेटर लेयर चढ़ा दी जाती है। याद कीजिए, कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष दुर्घटना हुआ था, वो इसी फोम के टुकड़े के टकराने से हुआ था। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल रूप से जानना है तो हम एक पहले से वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं, आप उसको जा करके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सैटेलाइट को छोड़ने के लिए भारत में मुख्य रूप से 3 लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया है। पहला आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्री सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, दूसरा केरल के थुम्बा में श्री विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और तीसरा उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। इन तीनों जगहों से ज्यादातर सैटेलाइट को भारत से छोड़ा जाता है और खास करके इन तीनों जगहों में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और चौथा लॉन्चिंग स्टेशन अभी बनाया जा रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी हमारे पास 3 स्पेस लॉन्चर स्टेशन है, तो फिर चौथे की क्या जरूरत है। इस मैप को आप गौर से देखिए।
अधिकांश सेटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से छोड़ा जाता है। साउथ डायरेक्शन में सेटेलाइट को छोड़ते समय श्रीलंका को बाईपास करना थोड़ा रिस्की होता है। अतः तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में चौथा लॉन्चिंग स्टेशन को बनाया जा रहा है ताकि हमें सेटेलाइट को लॉन्च करने में साउथ डायरेक्शन में किसी प्रकार का रुकावट न हो। और ये तीनों लॉन्चिंग स्टेशन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा हैंडल किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सेटेलाइट लॉन्च करने वाला और वो भी सक्सेसफुल लॉन्च करना केवल भारत एक ऐसा देश है, और ये केवल पॉसिबल हो पाया है हमारे इसरो के वैज्ञानिक के द्वारा। अब जब बात सेटेलाइट की हो ही रही है तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार इम्पोर्टेंस है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट सेटेलाइट के यूज के बारे में समझते हैं कि वो हमारे डेली लाइफ में कैसे कैसे हेल्प करते हैं। आप शायद नाम सुने होंगे जीपीएस सेटेलाइट, जो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इस सेटेलाइट को 22 फरवरी 1978 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसी सेटेलाइट के द्वारा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया जाता है। हमें कहीं भी अगर जाना होता है तो हम तुरंत मोबाइल को खोलते हैं और उसका जीपीएस ऑन करते हैं, वो हमें तुरंत इजीली रास्ता दिखा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस जीपीएस मोबाइल को रास्ता कौन दिखाता है? तो यही अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया जीपीएस सेटेलाइट ही रास्ता दिखाता है। और यहाँ तक कि इसी जीपीएस सेटेलाइट के द्वारा मिसाइल तक को भी रास्ता दिखाया जाता है। अगर एक देश दूसरे देश पर मिसाइल अटैक करता है तो वह मिसाइल कहाँ पे जाके अपने टारगेट को हिट करेगी, वह दिखाने वाला, उसके रास्ता को बताने वाला यही जीपीएस सेटेलाइट है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यूएसए चाहे तो अपने जीपीएस सेटेलाइट से मिसाइल के रास्ता को भटका करके और उसी देश पर गिरा सकता है जो देश इसको मारना चाहेगा। भारत के द्वारा लॉन्च किया गया मेटसैट सेटेलाइट, जिसे हम कल्पना 1 के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा हम लोग मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी को प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा चंद्रयान 3, अपोलो मिशन, मंगलयान, रीसैट, आर्यभट्ट, टेरा, इडूसैट, यूथसैट, इन्वीसैट तथा नासा और इसरो के द्वारा मिल करके एक कंबाइंड रूप से निसार सेटेलाइट को बनाया जा रहा है, जिसकी उम्मीद है कि 2024 के मिडिल में या इसके एंड में लॉन्च की जाएगी। और आपको शायद पता होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जो जीव था वो लाइका डॉग था, जिसे रूस ने अपने स्पुतनिक 2 में लॉन्च किया था। और अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति यूरी गेगारिन थे, जो रूस के निवासी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा सेटेलाइट को आखिर कैसे मैनेज किया जाता है, कि उनके ऑर्बिट ठीक ठाक है कि नहीं है, वो अच्छे से परिक्रमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर न कर जाए, आखिर इनको सबको कैसे मैनेज किया जाता है। इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में शुरुआत में ही बता दिए हैं कि किसी भी सेटेलाइट को लॉन्च करते समय जब रॉकेट उन्हें ले आकर के किसी प्लानेट के ऑर्बिट में छोड़ता है, तो जिस स्पीड से रॉकेट उन्हें लॉन्च करता है, सेटेलाइट उसी स्पीड से अपने निर्धारित कक्षा में घूमते रहते हैं और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह उन्हें बैलेंस करते रहता है और इस तरह वे वृत्तीय पथ पर, सर्कुलर पाथ पर घूमते रहते हैं। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सेटेलाइट में जो गाइडेंस और स्टेबलाइजेशन वाला सिस्टम होता है वह सेटेलाइट को अपने कक्षा में ही घूमने देता है, इधर उधर भटकने नहीं देता है। इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ सेटेलाइट आपस में टक्कर कर जाते हैं। आपको भी पता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें 100% वर्क नहीं करती है, कुछ थोड़ा बहुत तो एरर होता ही है। कभी कभी कुछ सेटेलाइटों को नष्ट करना भी जरूरी होता है। इसके लिए एक स्पेशल प्रकार की मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, जिसे एंटी सेटेलाइट मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ ही देश जैसे भारत, रूस, चाइना, अमेरिका के पास मौजूद है और भारत ने अपना इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर चुका है। मिशन शक्ति के तहत इसने अपने 2 सेटेलाइट को मारकर गिराया था। और इसी कारण अगर इस समय किन्हीं शक्तिशाली देशों में युद्ध होता है तो सबसे पहले इसी मिसाइल का प्रयोग करके सेटेलाइट को मारकर गिरा दिया जाता है। कभी कभी सेटेलाइटों को नष्ट करने के लिए उनके रास्ता को भटका दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे से टक्कर करके और ऊपर ही नष्ट हो जाए। आपको भी पता है कि ऊपर खूब ज़्यादा सेटेलाइट, इतने ज़्यादा सेटेलाइट हो चुके हैं कि वहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए कभी कभी कुछ सेटेलाइट को नष्ट करना भी जरूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे किसी नेक्स्ट फैक्ट या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।